हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस द फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग जैसे हमारा लेक्चर नंबर क्या है 11 हो चुका है और हमारा आज लेक्चर नंबर 12 है। तो लेक्चर नंबर 11 हमने क्या पढ़ा था, इंडक्टर का संयोजन, कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। तो हमने उसमें क्या देखा था, पहले हमने विदाउट म्यूचुअल देखा था, उसका चारों हो गया था, सीरीज पैरेलल पैरेलल स्टार और डेल्टा। उसके बाद हमने क्या देखा, विद म्यूचुअल में हमने क्या देखा, सीरीज में हेल्पिंग नेचर भी हो गया था और अपोजिंग नेचर भी हो गया था। तो उसके आगे हमको क्या पढ़ना है आज, पैरेलल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग नेचर और अपोजिंग नेचर। आपने पिछली वाली वीडियो को बहुत पसंद किया, आप लोगों ने लाइव रहे, सपोर्ट किया, कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का कमेंट पढ़कर बहुत खुशी हुई। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे आज, पैरेलल क्या, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या होगा अगर ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं हमारे इंडक्टर, उस कंडीशन में उसके मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, ये हमारा इंडक्टर क्या हो गया, L1, ये हमारा इंडक्टर L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया, और दोनों किस में कनेक्ट हैं, समांतर में। अब L1 और L2 किस में, समांतर में कनेक्ट हैं और इनमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है। तो आप लोग बताइए, यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, N बनेगा, यहाँ पे S, और यहाँ भी N और यहाँ पर S। अगर यहाँ N यहाँ पे S, इसमें भी L2 में भी यहाँ पे N और यहाँ पे S, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम बन रहे हैं। और दोनों सेम बन रहे हैं तो हमने क्या बताया था, वहाँ पे हेल्पिंग नेचर होता है। इसका मतलब अगर इसके फ्लक्स की बात की कैसे चलेगा, ये देखिए ऐसे ही तो चलेगा, इसका ऐसे चलेगा L1 का। इसी प्रकार हमारा L2 की अगर बात करें तो वो कैसे चलेगा, तो L2 कैसे चलेगा, इसका भी ऐसे चलेगा। अब देखो, दोनों की क्या है दिशा, दोनों की सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब दोनों के जो फ्लक्स हैं वो कैसे होंगे, हेल्पिंग नेचर में होंगे। इसका सेल्फ का तो होगा ही, और प्लस इनका म्यूचुअल भी होगा, इसका भी सेल्फ होगा और स्वयं का म्यूचुअल होगा। म्यूचुअल हमने बता दिया, इसको M से दिखाते हैं, और इसका भी मात्रक हेनरी ही होता है। तो इसमें हम लोग अगर इसका टोटल इंडक्टेंस की बात करें, इसके टोटल इंडक्टेंस का मान क्या होगा, तो आपको प्रूफ नहीं करना, पूरा प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो उसको आपको प्रूफ नहीं करना है, बस आपको जानना है क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है हमारा L इक्विवेलेंट बराबर क्या निकल के आता है, L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 माइनस 2M। ये हमारा इसका फार्मूला निकल के आएगा कब, जब हमारा क्या होगा, दो L1 और L2 किस में जुड़े होंगे, समांतर में जुड़े होंगे और एक दूसरे का हेल्प कर रहे होंगे। तो ये पैरेलल के अंतर्गत पहला क्या है, हेल्पिंग नेचर। ठीक, हेल्पिंग नेचर के अंतर्गत ये फार्मूला निकल के आएगा। मगर ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, चूँकि ये क्या होता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको फार्मूला पूछ सकता है, न्यूमेरिकल इससे नहीं आता है, कभी भी जल्दी से इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग न्यूमेरिकल का टेंशन मत लीजिएगा यहाँ से, बस आप लोग फार्मूला याद रखिए कि जो हमारा अगर समांतर में L1 L2 जुड़ा है और हेल्पिंग नेचर में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, उस कंडीशन में LQ बराबर L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M। क्लियर, ये हो गया हमारा इसका हेल्पिंग नेचर का। इसके बाद हमारा दूसरा क्या आता है, अपोजिंग नेचर। ठीक, तो हम लोग देखेंगे अपोजिंग नेचर में क्या प्रभाव पड़ेगा जब दोनों किस में कनेक्ट हैं, अपोजिंग नेचर में। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बस फार्मूले का। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं अपोजिंग नेचर में होता क्या है, अपोजिंग नेचर में हम लोग सेम वही फिगर बनेगा, बस क्या होगा, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। जैसे हमारा ये वाला जो हमारा इंडक्टर L1 है, जो L2 है, जो L1 का है, देखो ये निकल के इधर आके कनेक्ट हो जाएगा, इसका ये सिरा आके इसमें जुड़ जाएगा। अब यहाँ से सप्लाई वोल्टेज इसका हो जाएगा V1। तो इसमें कुछ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो ये वाली लाइनें आ रही थी, ये I2 जो थी L2 में आ रही थी, ये आके यहाँ पे कनेक्ट होना था, मगर इसने क्या किया, इधर से आके कनेक्ट हो गई, और इसका दोनों का मतलब टर्मिनल बदल गए हैं, और यहाँ पे इसका I1 है, तो इसका N इधर बनेगा और इसका S इधर है। इसका मतलब ये तो जैसे चल रहा था उसमें हेल्पिंग नेचर में ऐसे ही चल रहा था,
वैसे सेम चलता रहेगा। मगर इसमें क्या हुआ, जब इधर से आके इधर से कनेक्ट को इधर सप्लाई गई तो इसका एन इधर बन गया और एस पॉइंट इधर हो गया कि नहीं हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा अब ये सप्लाई ऐसे चलेगा ना, इस सप्लाई का मान ऐसे चलेगा। क्लियर। अब देखो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे क्या हुआ, अपोजिंग हो गए ना। और जब एक दूसरे के अपोज करेंगे और इसका एम होगा इसका भी एम होगा, मगर क्या है, दोनों अपोजिंग नेचर में होंगे। इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए टोटल इंडक्टेंस का मान कितना होगा, तो क्या होगा, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, नीचे L1 प्लस L2 प्लस 2m हो जाता है। एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो ये हमारा किसका मान हो गया, अपोजिंग नेचर। अपोजिंग नेचर का हो गया ना, अपोजिंग नेचर। अब आप लोग को यही ध्यान देना है, जब दोनों फार्मूले साथ में लिखेंगे, जो इसको वाला दूसरा हेल्पिंग नेचर का भी लिख दे रहे हैं, आप लोग देख के बताइए क्या इस दोनों में अंतर क्या आया। अंतर क्या आया, अंतर ये आया कि अगर आपको कोई मान दिया होगा, ये m का मान कुछ भी होगा, तो इसका मान ज़्यादा आएगा या इसका मान ज़्यादा आएगा, किसका मान ज़्यादा है, जो अपोजिंग नेचर में है, जो नीचे का इसका नीचे का भाग है हर है, इसका मान ज़्यादा होगा ना अपोजिंग नेचर में। और जब ये मान ज़्यादा होगा तो LQ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसमें देखो L1 प्लस L2 में 2m का मान क्या हो रहा है, घट रहा है ना, 2m का मान घट रहा है, इसका मान क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये मान जितना डिक्रीज होता जाएगा LQ का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे यही सिद्ध हुआ कि अगर हमारे दो इंडक्टर हैं वो समांतर में जुड़े हुए हैं, और समांतर में जुड़े हैं तो अगर हेल्पिंग नेचर में हैं तो उनके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बट अगर समांतर में दोनों एक दूसरे के अपोजिंग नेचर में जुड़े हुए हैं, उस कंडीशन में उनके मान में क्या हो जाती है, कमी। टोटल इंडक्टेंस पे पूछा जाए क्या प्रभाव पड़ता है, तो टोटल इंडक्टेंस का मान क्या हो जाता है, अपोजिंग नेचर में कम हो जाता है। यही सेम काम सीरीज में हुआ था, चाहे सीरीज की बात हो चाहे समांतर की बात हो, दोनों ही कंडीशन में हेल्पिंग नेचर में टोटल इंडक्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ता है। और हमारा चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, अगर अपोजिंग नेचर में जुड़े हुए हैं तो टोटल इंडक्टेंस के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है पूछा जाए, तो इन टोटल इंडक्टेंस का मान क्या होता है, कम हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें से ये हमारा इस इंडक्टर का सारा टॉपिक हो गया क्या, कनेक्शन समाप्त। तो इंडक्टर का सारा टॉपिक हो गया समाप्त। तो इसके आगे इसमें हम लोग कभी कभी पूछ लेता है इंडक्टेंस का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है ना, इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट पूछता है, इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये आ जाता है डायरेक्ट। तो आपको टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर क्या होता है, L/R। टाइम कांस्टेंट जो होता है इंडक्टर का पूछता है कभी कभी, तो क्या होता है, टाउ बराबर L/R। L/R होता है, L क्या है, इंडक्टर है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। इसका मतलब अगर पूछा जाए इंडक्टर में यदि R का, इसे पूछता है इंडक्टर है, इंडक्टर में अगर यदि प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया जाए तो उसके टाइम कांस्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछता है ना। तो आप लोग देख के बताइए, अगर इंडक्टर के टाइम कांस्टेंट की बात करें और कह दे कि R का मान बढ़ा दे रहा ना, R का मान बढ़ाने का मतलब क्या है, प्रतिरोध का मान। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे तो टाइम कांस्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, टाइम कांस्टेंट का मान घट जाएगा। टाइम कांस्टेंट का मान क्या होगा, घट जाएगा। बट कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये R पे ना कह के इससे पूछ लेता है कि अगर इंडक्टर का मान बढ़ा दिया जाए तो टाइम कांस्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इंडक्टर का मान बढ़ाओगे टाइम कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। मगर ये दोनों क्वेश्चन आप तो बनेगा ही बनेगा कि R का मान बढ़ाने पे टाइम कांस्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है इंडक्टिव सर्किट में, या फिर इंडक्टर का मान बढ़ाने से टाइम कांस्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। मगर इसके अलावा भी इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है, कहता है कि अगर इंडक्टर के टाइम कांस्टेंट में L के मान को दोगुना कर दिया जाए तथा उसके साथ साथ R के मान को भी दोगुना कर दिया जाए तो टाइम कांस्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग क्या बताओगे, अगर L का मान दोगुना करने का कहने का मतलब है कि टाउ बराबर 2L हो गया, दोगुना कर दिया जाए और R का मान भी दोगुना कर दिया जाए तो ये 2 कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा, R के उसमें उसके टाइम कांस्टेंट पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर दोनों को दोगुना कर दोगे साथ साथ में तो उसके
टाइम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के अनुपात में है ना, L/R। जब इसको उतने बढ़ा दोगे, इसको भी उतने बढ़ा दोगे, तो इस उसके जो ओरिजिनल वैल्यू उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम कांस्टेंट, इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ बराबर L/R। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, तो आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लेना। टाउ बराबर L/R, टाइम कांस्टेंट इंडक्टर का। तो वही बस इसके बाद यहाँ से याद रखना अपना, रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, इंडक्टर बढ़ाने पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं किस पे? कैपेसिटर पे। देखते हैं कैपेसिटर में क्या होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर क्या होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़िए और कमेंट करिए, हम लोग आपका कमेंट देखते रहते हैं। उसके अनुसार आपको और कोई भी शिकायत है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम है वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक है। और कोई भी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो थ्योरी जिसकी हमने पढ़ा दी है, कोई भी क्वेश्चन अगर फंस रहा है तो डिस्क्रिप्शन में उस क्वेश्चन को आप लोग फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन, आपको उसका हल ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत सिंपल टॉपिक है। कैपेसिटर आप लोग सिर्फ देखिए और वीडियो का एंजॉय करिए, तब समझ में आए। कैपेसिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संधारित्र ना, संधारित्र, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। अगर आपसे पूछा जाए कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर क्या है, किसी कैपेसिटर को बनाने के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। पहली बात, एक चालक होना चाहिए, धातु मेटल होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? एक परावैद्युत पदार्थ होना चाहिए। इस दोनों के बिना हम लोग कैपेसिटर बना नहीं सकते हैं। तो क्या अगर पूछा जाए परिभाषा क्या बनेगी, इसका मतलब परिभाषा क्या बनेगी? कहता है कि दो धातु प्लेटें हों, दो धातु प्लेट हो जिसको जो पास पास रखी हों, दो धातु प्लेट हों और क्या हो, पास पास रखी हों, उसको किसी परावैद्युत के द्वारा अलग किया गया हो। दोनों प्लेट पास हो मगर जुड़ी ना हो, उनको किसी परावैद्युत के द्वारा अलग किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? संधारित्र। संधारित्र कहते हैं, संधारित्र कहलाती है, ठीक है। या इंग्लिश में अगर परिभाषा जानना हो तो टू चार्जिंग प्लेट सेपरेट बाय द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। टू चार्जिंग प्लेट, दो चार्जिंग प्लेट और सेपरेट की गई हो, सेपरेट मतलब अलग की गई हो, किसके द्वारा? बाय द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नोन एज कैपेसिटर। क्लियर? देखो फिगर से समझो। फिगर मतलब क्या है कि ये देखो, एक दो प्लेटें हैं और ये प्लेट हमेशा बराबर दिखाना, छोटी बड़ी प्लेट नहीं दिखाना है, नहीं तो बैटरी हो जाएगा ना, सेल हो जाएगी बैटरी। तो आपको दोनों प्लेटें क्या है? बराबर दिखानी है, तभी मिलेगा कैपेसिटर है। दो प्लेट हो और इसके बीच में क्या हो भर दिया जाए? डाई इलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युत। परावैद्युत मतलब इंसुलेटर टाइप में, पता, पेपर हो गया, वार्निश, अपना कुछ भी भर दो इसके अंदर में, डाई इलेक्ट्रिक। ये दो प्लेटें हैं, इनको किसी परावैद्युत के द्वारा अलग किया गया हो, नोन एज कैपेसिटर। क्लियर? और संधारित्र क्या होता है? संधारित्र हमारा जो होता है, आवश्यकता पड़ने पर विद्युत को संग्रहित करता है, आवश्यकता पड़ने पर उसका विसर्जित करने वाला युक्ति है। क्लियर? ये हो गई हमारी संधारित्र। और संधारित्र हमारी कई टाइप की होती है, पेपर टाइप होती है और स्फेरिकल टाइप जिसको गोलीय संधारित्र बोलते हैं, और सिलेंड्रिकल होती है और समांतर प्लेट संधारित्र होती है। तो संधारित्र हमारी जो संधारित्र होती है, कैपेसिटर होता है, वो कई टाइप का होता है। क्लियर? और उसके बाद पूछता है संधारित्र का उपयोग। चूँकि संधारित्र का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, चाहे आप सिंगल फेज मोटर उठा के देख लिए या फिर अपना सीलिंग फ़ैन देख लीजिए या स्टैंड फ़ैन देखिए, हर जगह कंडेंसर जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर ही लगा होता है ना, तो हर जगह इसका उपयोग हो रहा है। तो क्या उपयोग है, पहले पूछ लेता है संधारित्र का उपयोग क्या है। तो संधारित्र का फर्स्ट उपयोग, जैसे पूछता है संधारित्र का उपयोग, ठीक है, संधारित्र का उपयोग 2-3 पॉइंट है, वही लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग जब टेक्निकल के लिए लाइव आइए या फिर वैसे भी बाद में भी देखिए, तो कॉपी और पेन साथ में ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो कहानी सुनेंगे तो आप उस समय तो याद होगा मगर उसके बाद निकल जाएगा। तो आप एक बार लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोग के लिए भी, जिससे आप लोग का फ़ायदा हो, आप लोग जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो कहीं ना कहीं। तो हमारा देखो संधारित्र का उपयोग, संधारित्र का उपयोग पहला नंबर क्या होता है? शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए किया जाता है। शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए पहला पॉइंट। इसका मतलब संधारित्र का उपयोग पूछा जाए पहला किस लिए करते हैं? शक्ति गुणक। शक्ति गुणक को इंग्लिश में बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इंक्रीज करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? संधारित्र। दूसरा पॉइंट क्या होता है?
मशीन को स्वचालित बनाने, सिंगल फेज मशीन को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए ठीक, सिंगल फेज मशीन जो होती है उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, इसका मतलब चाहे सिंगल फेज मोटर हो या सिंगल फेज कोई फ़ैन हो, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसमें क्या होता है, एक हमें क्या लगाना पड़ता है, कैपेसिटर या कंडेंसर लगाना पड़ता है, जिससे हमारा जो पंखा होता है या फिर हमारा सिंगल फेज मोटर होता है क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। चूँकि जब अगर कोई चीज़ सिंगल फेज होती है तो उसमें टॉर्क उत्पन्न नहीं होता, बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता। चूँकि किसी भी मशीन में, जो कोई भी मशीन हो, उसमें टॉर्क उत्पन्न करने का यूनिवर्सल फार्मूला है T बराबर I1 I2 साइन थीटा ना। कोई भी मशीन हो, सभी मशीनों के लिए टॉर्क का फार्मूला यही होता है। अगर आपका जब सिंगल फेज होगा तो एक ही वाइंडिंग होगी तो I1 करंट तो मिलेगी, मगर I2 क्या होगी, जीरो, तो टॉर्क इक्वल टू जीरो। जब जैसे ही हम लोग लगाएंगे कंडेंसर तो यहाँ पे एक धारा आ जाएगी IC आ जाएगी ना, और जब दो धारा आ जाएगी उनके बीच कोण आ जाएगा थीटा और टॉर्क आ जाएगा, हमारी मशीन क्या हो जाएगी, सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग बस इतना जानते रहे फार्मूले के बारे में। हम लोग जब सिंगल फेज मोटर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में बहुत बेहतरीन सा पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक पार्ट जानेंगे उसके बारे में। बस आप लोग यहाँ पे हल्का से जानिए क्या काम है इसका, ठीक। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि हमारा कैपेसिटर क्या काम करता है, तो कैपेसिटर सिंगल फेज मशीनों में ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहने का मतलब क्या होता है, सहायक वाइंडिंग की तरह काम करता है, हेल्प करता है सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसमें, इसीलिए उसको बोला गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग। और क्या होता है, देखो, शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए कह सकते हो, सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। अगला पॉइंट इसके लिए कह सकते हो, फैक्ट्रियों में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें जो मोटर लगी होती है वो लगी होती है इंडक्शन मोटर, जिसको प्रेरण मोटर बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उस जब प्रेरण मोटर ढेर सारी चलने लगती हैं एक साथ में, इंडस्ट्री में की थी, तो वहाँ पे जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो बहुत पुअर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने से बिजली का जो कंजम्पशन होता है, ऊर्जा व्यय होती है, वो बहुत बढ़ जाती है। तो वहाँ का भी पावर फैक्टर हम लोग इम्प्रूव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर। तो वहाँ पे उसको बोलता है कैपेसिटर बैंक। क्लियर, ये हो गया हमारा संधारित्र का उपयोग। अब इसके बाद आता है कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, मैं कहने का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं धारिता, ठीक। तो हमारी अगली हेडिंग है कैपेसिटेंस। क्लियर, तो कैपेसिटेंस की परिभाषा क्या होगी, धारिता। देखिए धारिता क्या होगी, धारिता जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। आप लोग इंग्लिश ज़रूर जानिए, ठीक है। अगर बीच में नहीं जान पाते इंग्लिश तो हेडिंग की इंग्लिश ज़रूर पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको PCL में बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी, चूँकि हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट लिख देता है वो। तो देखो धारिता क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होती है, संधारित्र के विद्युत संग्रह के गुण को, देखो अगर पहली परिभाषा देखा जाए क्या हो सकती है, लिख सकते हो संधारित्र, देखो संधारित्र के विद्युत संग्रह के गुण को धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। क्लियर, संधारित्र के विद्युत संग्रह के गुण को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ये तो परिभाषा नॉर्मल हो गई। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि दो चार्जिंग प्लेटों के बीच, अगर उसकी अच्छी परिभाषा बनानी है एकदम जिससे क्लियर हो, तो देखो इसकी परिभाषा ये बनती है, दो धातु प्लेटों के बीच, ये दो धातु प्लेट है, इनके बीच एक इकाई विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, इनके बीच एक इकाई विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितने आवेश की मात्रा की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है, धारिता। मतलब कि अगर दो धातु प्लेटें हैं, उन प्लेटों के बीच एक इकाई विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितने आवेश के मात्रा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। क्लियर, समझ में आ गया होगा परिभाषा, बहुत सिंपल सी परिभाषा थी। अगर अब इसमें फॉर्मूला एक आता है कि अगर दो धातु प्लेटें हैं, देखो अगर देखो इसको कैसे लिखा, माना दो धातु प्लेटों के बीच
प्लेटों के बीच Q आवेश देने पर Q आवेश देने पर B विभवांतर उत्पन्न होता है तो धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, Q बाई V। ठीक है, Q बाई V। अब देखो Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम और V वोल्ट, तो धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट या फिर फैरेड। ठीक, धारिता को C से दिखाते हैं, इसका मात्रक जनरली पेपर में आता है कौन सा होता है, फैरेड, मगर आपको कूलाम प्रति वोल्ट भी याद रखना है। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है कि एक हमारा धातु प्लेट थी, उसके बीच क्यों इतना वोल्ट का विभवांतर दिया गया, इतना आवेश उत्पन्न हुआ, उसकी धारिता ज्ञात करो। कुछ भी घुमा के दो दे के एक दूसरा पूछ लेगा, तो आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए, C बराबर धारिता बराबर आवेश बटे क्या होता है, वोल्टेज। क्लियर, विभवांतर। तो हम लोग इसमें आगे चलते, कभी कभी पूछ लेता है कि 1 माइक्रोफैरेड, बताइए, कभी कभी पूछता है 1 माइक्रोफैरेड बराबर, बताइए कितना होगा, 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10 की घात 6 फैरेड होगा कि नहीं होगा। 1 माइक्रोफैरेड बराबर कितना होगा, 1 माइक्रो मतलब क्या हो, 10 की घात 6 माइनस 6। ठीक, 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10 की घात माइनस 6 फैरेड। या फिर इसका कभी कभी उल्टा पूछ लेता है कि 1 फैरेड बराबर, तो क्या लिख सकते हो, 10 की घात माइनस 6 माइक्रोफैरेड। दोनों तरह से घुमा के पूछ लेता है, तो आपको दोनों कंडीशन में याद रखना है कि 1 माइक्रोफैरेड बराबर कितना फैरेड। तो 1 माइक्रो मतलब 10 की घात 6, तो 10 की घात 6 फैरेड लिख सकते हो, या माइक्रो लिखो। तो कभी कभी 1 फैरेड बराबर कितने माइक्रोफैरेड, तो 10 की घात 10 की घात 6 पॉजिटिव रहेगा, 10 की घात 6। अब क्यों, देखो 10 की घात 6 हमने लिख दिया, 10 की घात 6। अब इस माइक्रो का वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 6, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 फैरेड बराबर 10 की घात 6 माइक्रोफैरेड। क्लियर। कभी कभी पूछ लेता है कि 1 माइक्रोफैरेड या फिर 1 पिकोफैरेड बराबर 10 की घात माइनस 12 फैरेड, ये भी याद रखना, 1 माइक्रोफैरेड या 1 पिकोफैरेड बराबर तो 10 की घात माइनस 12। तो आप लोग तीनों मान नोट के लिए, इसी में से एक आ ही जाता है हमेशा, कभी ना कभी एग्जाम में पूछ ले। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे संधारित्र का संयोजन। क्लियर, जैसे हमने प्रतिरोध का पढ़ा, इंडक्टर का पढ़ा, अब इसके बाद हम लोग किसका चलेंगे, संधारित्र कैपेसिटर का संयोजन। तो अगली हेडिंग आपकी है संधारित्र का संयोजन। संधारित्र के संयोजन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला सीरीज संयोजन, फिर समांतर संयोजन, फिर स्टार संयोजन, फिर डेल्टा संयोजन। 4 संयोजन इसमें पढ़ना है। तो हेडिंग है संधारित्र का संयोजन। क्लियर, संधारित्र का संयोजन। अगर इंग्लिश देखना हो तो कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। ठीक, कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो कनेक्शन ऑफ जो कैपेसिटर होता है, पहला हमारा क्या होता है, श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन। क्लियर। दूसरा हमारा होता है समांतर संयोजन। समांतर संयोजन। तीसरा हमारा होता है स्टार संयोजन। ना, स्टार संयोजन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन। और हमारा जो चौथा होता है लास्ट, वो क्या होता है, डेल्टा संयोजन।
ठीक, डेल्टा संयोजन। अब देखो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, स्टार संयोजन के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे स्टार टू डेल्टा। क्या पढ़ लेंगे? स्टार टू डेल्टा। और यहाँ पे जो डेल्टा संयोजन है हमारा, डेल्टा कनेक्शन है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ लेंगे? डेल्टा टू स्टार। ठीक, डेल्टा टू स्टार। ये हमारा 4 संयोजन है। इसमें हम लोग चारों में देखेंगे क्या होता है, एक एक संयोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं पहले संयोजन में, जिसका नाम है श्रेणी संयोजन। तो श्रेणी संयोजन में क्या होता है, जब हम इसमें भी यही होगा, जो हमारा कैपेसिटर है, जो संधारित्र है, वो क्या होगा? श्रेणी में जुड़े होंगे। और जब हमारे संधारित्र श्रेणी में जुड़े होंगे तो क्या होगा? संधारित्र जब श्रेणी में जुड़े होते हैं, जो आवेश होता है उसका मान क्या होता है? सभी कैपेसिटर में समान होता है। चाहे C1 हमारी संधारित्र हो, चाहे C2, जो भी जितनी भी सीरीज में जुड़ी हैं, सब में जो आवेश का मान होगा वो क्या होगा? समान होगा। बट सबके अक्रॉस जो वोल्टेज का मान होगा वो क्या होगा? C1 संधारित्र, C2, C4 जो भी संधारित्र लगे होंगे, सारे संधारित्र के अक्रॉस अगर पूछा जाए वोल्टेज का मान क्या होगा, तो अलग अलग होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र हमारे जुड़े हैं, उस समय आवेश का मान क्या होता है? इसे देखा, अधिक होता है, कम होता है, सभी में समान होता है। तो आपको क्या बताना है? सभी में समान होता है। ठीक, तो हम लोग फिगर बनाते हैं पहला श्रेणी संयोजन, और उसके बारे में देखते हैं। तो श्रेणी संयोजन का आप लोग फिगर देखिए। तो इसमें हमने देखो, हमने एक संधारित्र लगा दिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा संधारित्र, और 4 ले लेते हैं हम लोग। 4 संधारित्र का देख लेते हैं क्या आता है। तो हमने ये मान लिया कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया? सप्लाई दिया, यहाँ पे हमने सप्लाई V दिया। अब अगर पूछा जाए इसका वोल्टेज क्या होगा, तो इसका वोल्टेज V1 होगा। हमने क्या कहा? क्योंकि संधारित्र C1 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, धारा समान होगी, इनका आवेश अगर माना जाए तो इसका भी Q होगा, इसका भी Q होगा, इसका भी Q होगा, इसका, सारे के आवेश क्या है? समान है। बट इनका जो वोल्टेज है वो क्या है? अलग अलग है। सारे का वोल्टेज क्या है? अलग अलग डिवाइड है, और वोल्टेज अलग अलग है। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, कितनी आएगी। तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए हमने देखो मान लिया कि हमने श्रेणी क्रम में ऐसे लिखना है आपको कि C1, C2, C3, C4 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और उसमें आवेश का मान क्या होगा? समान होगा, मगर वोल्टेज का मान प्रत्येक के अक्रॉस अलग अलग होगा। तब क्या होगा बताइए? V1 बराबर अगर आपसे निकालने कह दिया जाए तो V1 बराबर बताइए क्या आएगा? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए V1 बराबर क्या आएगा? अगर V1 बराबर की बात किया जाए, V1 बराबर क्या आएगा? तो B1 प्लस B2 प्लस B3 और प्लस B4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और आप लोग बताइए B1 बराबर क्या होगा? B1 बराबर क्या होगा? अभी हमने आपको पढ़ाया था कि C बराबर क्या होता है। आप लोग बताइए, C बराबर हमने अभी पढ़ा है क्या होता है? Q/V होता है कि नहीं? तो आपको V बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा? Q/C हो जाएगा नहीं? B यहाँ पे ले जाओगे, C यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, आप लोग बताना जहाँ भी नहीं समझ में आएगा क्या होगा यहाँ पे C का मान। अब देखो V बराबर अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? Q/C होगा कि नहीं होगा? Q बराबर C हो जाएगा बराबर। अब B1 बराबर की बात हो तो क्या हो जाएगा? आवेश तो सब जगह समान है, तो Q/C1 प्लस अगर B2 की बात की जाए तो Q/C2। इसी प्रकार अगर B3 की बात की जाए तो Q/C3। इसी प्रकार अगर 4 की बात की जाए तो Q/C4 होगा कि नहीं होगा? इतना हो जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखिए Q/C। यहाँ से देखिए Q कॉमन है कि नहीं? Q कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। देखिए Q से Q कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 आ गया कि नहीं? इसका मतलब देखो इसमें क्या अंतर लगा आपको?
इसमें आप लोग देखे होंगे तो एक अंतर ये समझ में आया कि जब हमने रजिस्टेंस और इंडक्टेंस में सीरीज में जोड़ा था तो उनका डायरेक्ट जुड़ गया था। रजिस्टेंस में हमने जोड़ा था तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था। L1 में जोड़ा गया तो L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 आया। मगर देखो जब हमने किस में जोड़ा, सब प्रतिरोध को क्या किस में जोड़ा, उस कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा, तो हमारा मान क्या आया, हमारा मान क्या आया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, डिवाइड में आ गया तो इससे इसके मान में क्या आ जाएगी, कमी। अब हम लोग इसमें अगर सीरीज की बात करें ना, अब इसमें सीरीज में अगर हमारा जुड़ा हुआ है तो इसमें मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम मान लो एक मान ले लेते हैं, इस सवाल पे जानने के लिए हम लोग एक मान ले लेते हैं, और इसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे निकल के आया है, और आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आप लोग का कमेंट हम लोग ज़रूर देखेंगे। आप लोग कमेंट जल्दी से करके बताइए आप लोग को हमारा सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग को इसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें बताई जाएंगी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं स्विच से संबंधित या पंखे से संबंधित, कि हमारा जो पंखा होता है छत से कितनी, फर्श से कितनी ऊपर लगा होता है, या फिर छत से कितनी ऊपर होता है, हमारा मीटर बोर्ड कितनी ऊपर लगा होता है। इस सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाते समय ही आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर पेपर में आ जाती हैं। कि जैसे पूछ लेता है कि हमारा ये बोर्ड होता है ये फर्श से कितनी ऊपर लगा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कितना ऊपर होता है, 1.5 मीटर ना। ये 1.5 मीटर होता है किससे, फर्श से। फर्श से 1.5 मीटर पे होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा जो सीलिंग फैन होता है वो कितना ऊपर होता है, तो फर्श से कितना ऊपर होता है सीलिंग फैन, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर बट मगर छत की ऊंचाई कितनी हो, 3। तब मगर कभी कभी आपसे पूछ लेगा छत से कितनी नीचे पंखा होता है, तो आपको याद रखना है अगर ये छत है ये दीवार है तो मान के चलिएगा पॉइंट एकदम फिर कितना, 0.5 मीटर नीचे जो पंखा लटकता है छत से 0.5 मीटर नीचे लटकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो आप लोग ये चीज़ जानते रहिएगा। जैसे पूछ लेता है कभी कभी कि मानव शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है ना, जो मनुष्य होता है उसके शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 1 किलो ओम। 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम होता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। डीसी में हम लोग बताते रहेंगे आपको 10 मिनट क्लास। अब इसके साथ थ्योरी के साथ आपके साथ लास्ट में 10 मिनट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी तो 10 क्वेश्चन हम लोग 8 क्वेश्चन पर डे लेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा। ठीक, तो न्यूमेरिकल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारे रेजिस्टेंस मान लो तीनों क्या है, ये संधारित्र क्या हैं, समान सेम है, इनका मान क्या है, समान सीरीज में जुड़े हुए हैं। टोटल संधारित्र का मान क्या होगा, तो टोटल संधारित्र का मान क्या होगा बताइए, C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 हो गया ना। अब क्या हो जाएगा, C हमारा समान है तो क्या हो जाएगा 4/C, चूँकि एलसीएम है C रह जाएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर, हो गया कि नहीं। C इक्विवेलेंट बराबर 1/C बराबर 4/C, या आपसे पूछा जाए कि C इक्विवेलेंट तो C/4, क्या हो गया देखो C/4। अब सपोज करो कि मान लो C में प्रत्येक का मान क्या था, 40 फैरेड 40 फैरेड 40 फैरेड। ठीक है, अब 40 फैरेड, तो टोटल कैपेसिटर का मान कितना होगा, टोटल क्या होगा, तो क्या होगा देखो यहीं पे रख दो, 40/4, 4 है ना, तो क्या हो जाए 10 फैरेड। इसका मतलब क्या आ गया, कमी। इसका मतलब हमारा ये समझ में आया, अगर हमारे ढेर सारे संधारित्र हैं वो सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, अगर उनका टोटल मान पूछा जाए कितना आएगा कैपेसिटर का, तो टोटल क्या आएगा, उसके मान में कमी या वृद्धि, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो क्या हो जाएगी, उसके मान में कमी हो जाती है। बट अगर रजिस्टर इंडक्टर होता तो उसके मान में वृद्धि होती थी, मगर यहाँ जो हमारा कैपेसिटर होता है वो उस दोनों का जस्ट अपोजिट होता है। अगर सीरीज में जोड़ोगे कैपेसिटर तो उसके मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, तो अगर इसमें धारा का मान अगर पूछे कि हमारा सीरीज समझने में धारा का मान क्या होता है, तो धारा तो यार समान होगी ना, क्योंकि सारे क्या हैं सीरीज में जुड़े। इसका मतलब इसमें धारा का मान समान, आवेश का मान समान, दोनों चीज़ याद रखना इसमें समान क्या क्या होता है। क्लियर। तो आप लोग कि आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो आप लोग लाइव रहिएगा। जो टाइमिंग है हमारा वो कितना है, 9 AM। ठीक, 9 AM मॉर्निंग में हमारी वीडियो लाइव रहेगी। तो आप लोग इतने बजे लाइव आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जिससे आप लोग को कमेंट देखें और आप लोग जो भी
अगर कोई वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लगे दिखने में, जैसे अगर कोई दिख नहीं रहा है, तो आप लोग इसको 360 पे चलाइए, बहुत अच्छा दिखेगा, एकदम क्लियर आई क्वालिटी आएगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सक्सेस अड्डा फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।